नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप सबों के साथ मैं खुद का अभ्यास करने के लिए उपस्थित हो गया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुंडा। ऐसा नहीं कि आप लोग इस मुंडा प्रजाति के बारे में पहले नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल आप पढ़े होंगे। आइए आपके बहाने मैं भी अपना कुछ रिवीजन कर लूं, है ना। तो चलते देखते हैं कि सबसे पहले कि मुंडा आखिर कौन है। तो मुंडा कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति माना जाता है, यानी कि मुंडाओं को कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति माना जाता है। और इसकी यदि प्रजाति की बात करें हम लोग तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। झारखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है उनमें मुख्यतः जो भी जनजाति है वो सामान्यतः लगभग इसी जनजाति से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे जिस जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मुंडा जनजाति, ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मन में सवाल आएगा कि जब ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो पहला सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति वो है संथाल, है ना। जब संथाल के बारे में हम लोग अगले क्लास में करेंगे तब इसके बारे में डिटेल देखेंगे। झारखंड में मुंडाओं की कुल जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड में मुंडाओं का कुल जनसंख्या 12,29,221 है। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था और वो भी मेंस में आया था कि झारखंड में संथालों का और मुंडाओं का जो जनसंख्या का अनुपात है वो कितना है, तो 34:15 है। ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि झारखंड में संथालों और मुंडाओं के जनसंख्या का अनुपात जो है वो कितना है, 34:15 है, ठीक है। और जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करें तो मुंडाओं का जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो इनका परसेंटेज यदि देखा जाए तो 14.21 है, 14.21% है। यानी कि ये सभी जनजातियों के अनुपात को लेकर है, ऐसा नहीं कि सभी जातियों को लेकर। 14.21 कुल जनजाति का 14.21% जो है वो मुंडा जनजाति का है। अब ये मुंडा जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ये खूंटी जिला में पाया जाता है कि जो रांची के करीब है ना। और कल के क्लास में मैं बताया था कि खूंटी किस लिए, खूंटी में भी एक यूनिवर्सिटी बना है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी बना है, तो आप कमेंट करिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछे कि रांची में, यानी राज्य की राजधानी रांची में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, ऐसे रांची में तो बहुत सारी जनजाति है, लेकिन उन जनजातियों में सबसे ज्यादा कौन जनजाति रांची में निवास करती है, तो याद रखिएगा कि मुंडा ही होगा। यानी मुंडा, ऐसा नहीं कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रांची में है, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा तो है खूंटी में, लेकिन रांची में जितनी भी जनजाति रह रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो कौन है, मुंडा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आते हैं। अब मुंडाओं का यदि हम लोग देखेंगे, विश्लेषण करते हैं, तो मुंडा भी दो प्रकार के हैं। एक है आपका महली मुंडा और दूसरे को कहा जाता है कोमपाट मुंडा, है ना। महली मुंडा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, महली मुंडा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि कोमपाट मुंडा के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित है और ये भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं कि नहीं, हम जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वो अलग बात है कि कौन श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोग ये जान जाए कि मुंडाओं की दो शाखा है, एक महली मुंडा और एक कोमपाट मुंडा। और कोमपाट मुंडा जो है वो हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। अब मन में एक सवाल आएगा कि झारखंड में तो अभी हम लोग दो चीजें जान गए कि रांची में सर्वाधिक है ये अन्य जनजातियों की तुलना में, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मुंडा कहां पर है, तो खूंटी में है। लेकिन इसके अलावा जो है वो झारखंड में और कौन कौन जिलों में मुंडा जनजाति पाई जाती है, तो उन सभी जिलों को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बनाने की कोशिश किया हूं कि मुंडाओं का सिंह गुम हो गया गिरी के बाग में,
तो संथालों ने रांची के भूमि में लोहे का खूंटी गाड़ दिया। ये कल मैं खुद बनाया हूं, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, मेरी गारंटी है, किसी और की नहीं। मुंडाओं का सिंह गुम हो गया गिरी के बाग में, तो संथालों ने रांची के भूमि में लोहे का खूंटी गाड़ दिया। आप इस वाक्य को यदि आप याद रख ले तो झारखंड में जिन जिन जिलों में ये पाए जाते हैं उन सभी जिलों का नाम का यहां पे समीकरण है। अब इसको मैं ब्रीफ करता हूं। जैसे सीम, तो सीम से हो गया आपका सिमडेगा। सिम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो सिमडेगा की, ठीक है। रेड से मैं अंडरलाइन किया हूं। गुम, गुम से आपका हो गया गुमला। इसके बाद आप देख रहे होंगे गिरी, गिरी से हो गया आपका गिरिडीह। फिर है आपका बाग, बाग से तो आप सब जान रहे हो कि कौन सा बाग है, एक ही तो बाग है, हजारी बाग, ठीक है। और संथालों ने, संथालों से आपका तात्पर्य है कौन सा जगह, संथाल परगना। संथाल परगना में भी आपका ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। और रांची तो अभी बात हो ही चुकी है कि रांची में ये पाए जाते हैं। और भूमि, भूमि से आपको याद रखना थोड़ा सा पड़ेगा सिंहभूम, यानी सिंहभूम का क्षेत्र में भी ये है। और लोहे से आपका हो गया लोहरदगा, लोहे से लोहरदगा का जो क्षेत्र है वहां पर भी ये मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। और खूंटी में तो सर्वाधिक, खूंटी में सर्वाधिक। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम जिलों के नाम को बिल्कुल एक बार में दिमाग में सेट कर सकते हैं कि मुंडाओं का सीम गुम हो गया गिरी के बाग में, तो संथालों ने रांची के भूमि में लोहे का खूंटी गाड़ दिया। यदि आप इस वाक्य को अच्छे से याद रख ले तो आपको परीक्षा में कंफ्यूज हो कभी हो ही नहीं सकते। एग्जाम में कभी कभी ना 4-5 जिला दे देता है और उसमें पूछता है कि इनमें से किन जिला में यह जनजाति नहीं पाई जाती है, तो आज हम सभी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां था यहां नहीं था कि नहीं था। तो उन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अब टॉपिक है कि झारखंड में ये मुंडा जनजाति जो है वो आखिर आए कहां से। तो इसके बारे में अलग अलग तरीके का तर्क दिया जाता है और इन सभी तर्कों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। कि जैसे पहला जो तर्क दिया जाता है कि झारखंड में मुंडा जनजाति जो है वो कहां से आए थे, तो तिब्बत के क्षेत्र से। ये आपका जो तिब्बत का जो क्षेत्र है कि इस क्षेत्र से ही ये झारखंड में एंट्री किए। दूसरा इसमें जो तर्क दिया जाता है विद्वानों के द्वारा कि मुंडाओं का झारखंड में आगमन जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत से आए, यानी कि यदि आप मैप देखोगे तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का ये इलाका हो गया। यानी इस इलाके से एमपी को पार करते हुए ये यहां आपका झारखंड में प्रवेश किए, ऐसा माना जाता है। तो झारखंड में भी ये आए, तो झारखंड में कभी कभी ये पूछता है कि मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में किस दिशा से हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी भाग से इनका झारखंड में प्रवेश हुआ और इस क्षेत्र में असुर जनजाति निवास करते थे। और ऐसा माना जाता है, मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि ये मुंडा जनजाति जब झारखंड में प्रवेश किए तो इन असुर जनजातियों को पराजित करके उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिए। और भी इन चीजों के बारे में मान्यता है कि जैसे असुर जनजाति से ही मुंडा जनजाति जो है वो कृषि कार्य करने के लिए सीखे। यानी मुंडाओं को खेती करने के लिए किसने सिखाया, तो असुर जनजाति ने। तो मुंडाओं ने भी असुरों का मांस खिलाने के लिए, मांस खाने के लिए सिखाया, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि असुरों का जो पतन हुआ वो मुंडाओं की वजह से, ऐसा भी कई बुक में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, ठीक है। एक और मान्यता बुक में मिलती है कि मुंडा जो है वो जरासंध से संबंधित थे, वो महाभारत काल में जो जरासंध थे उनसे संबंधित थे। और ये मुंडा लोग जो है वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना के तरफ से युद्ध में भी भाग लिए थे। तो यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने जाना कि झारखंड में मुंडा जो है वो किस एरिया से आए, किन किन क्षेत्रों से आए और यहां पर वे किनको पराजित किए, इनका
महाभारत के काल में किनसे संबंध था, असुरों से इन लोगों ने क्या सीखा, असुरों को इन लोगों ने क्या सिखाया। तो आइए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, है ना। मुंडाओं की अब भाषा की यदि अब हम बात करें, एक एक सारे टॉपिक को मैंने यहां पर रखने का, टॉपिक वाइज रखने का कोशिश किया हूं, ताकि हर चीजें जो है ना वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ सके। तो मुंडाओं की यदि भाषा की हम बात करें, तो मुंडाओं की भाषा को मुंडारी या आपका होडो जगर कहा जाता है। कहीं पे मुंडारी भी मिल सकता है, होडो जगर भी मिल सकता है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में हम सबों को दोनों नाम याद रखना चाहिए, मुंडारी भी और होडो जगर भी। ये जो मुंडारी है यानी मुंडाओं की जो भाषा है मुंडारी, ये प्रोटो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ये भी सवाल हम लोगों के बीच में आ सकता है कि मुंडारी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो याद रखना है प्रोटो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, ठीक है। मुंडाओं के बारे में कहा जाता है कि मुंडा जो है वो अपने आप को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि यदि हम मुंडाओं को कोल कहकर संबोधित करें तो वे उन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मुंडा अपने आप को होड़ोक या फिर मुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी अपनी जो भाषा है, कौन सी भाषा, मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा में मुंडा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या है, विशिष्ट व्यक्ति, मतलब कुछ खास व्यक्ति। और कोल कहलाना पसंद नहीं करते हुए होड़ोक या मुंडा कहलाना पसंद करते हैं। मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति। आइए हाँ, अब मुंडाओं के कुछ प्रमुख स्थान के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, सरना। सरना क्या होता है, मुंडाओं के गांव के देवता का निवास स्थल। यानी कि हर समाज में पूजन स्थल होता है जहां पे लोग जो है वो अपने रीति रिवाज के अनुसार, वहां अपनी संस्कृति के अनुसार अपने देवी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है। तो उसी प्रकार से मुंडाओं का जो देवता का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, सरना। यानी ये उनका पूजा स्थल है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, अखड़ा। अखड़ा क्या होगा कि यहां पंचायत की बैठकें होती है। मतलब गांव में जो भी पंचायत की बैठकें होती है वो कहां पे होगा, अखड़ा में। और साथ ही साथ अखड़ा का प्रयोग जो है वो युवक युवतियां नृत्य के लिए, गाने के लिए भी सामूहिक रूप से इसका प्रयोग करती है। यानी अखड़ा का यूज 2 तरह का हम लोगों ने सीखा, पंचायत की बैठक और युवक युवतियों के लिए नृत्य का स्थान, है ना। तीसरा जो प्लेस है वो कौन सा है, शासन। शासन जो है वो एक समाधि स्थल हम कह सकते हैं। यानी कि जब किसी भी मुंडा परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिस प्लेस पे शवों को दफनाया जाता है, लाशों को दफनाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, शासन, है ना। और शव के ऊपर यानी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है, इसको शासन दिरी कहते हैं। यानी शासन दिरी भी कहा जाता है और हड़ गड़ी भी कहा जाता है। एक और चीज हमें जानना है कि अस्थियों का जो विसर्जन होता है इनमें मुंडाओं में जो अस्थियों का विसर्जन करने का जो समय होता है वो मेनली ये समय होता है, पौष माघ के महीने में ही, जब नया फसल की कटाई हो जाती है तभी इनमें अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। एक चीज और यहां पर हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया है कि 1 वर्ष के भीतर मरे सभी व्यक्तियों की हड्डी शासन में गाड़ा जाता है, ठीक है। और इस चीज को क्या कहा जाता है, जंग तोपा। मतलब कि कोई भी 1 वर्ष में उस समाज में, उस गांव में जितने भी लोगों की मृत्यु होगी उन सबों की अस्थियों को कहां पे दफन किया जाता है, शासन में। और इस चीज को क्या कहा जाता है, जंग तोपा, ठीक है। ये भी एक अच्छा चीज है। चलिए अगला जो उनका प्रमुख स्थान है वो है गीती ओड़ा। गीती ओड़ा क्या है, मुंडाओं का युवा गृह।
यानी मुंडा परिवार में जो युवा ग्रह है उसे क्या कहा जाता है? गीति ओड़ा, है ना। एक प्रकार से ये जो गीति ओड़ा है वो शिक्षण और प्रशिक्षण का स्थान कह सकते हैं, जहां पर युवक और युवतियों को भावी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि भैया आप जब एक दूसरे से शादी करोगे तो आपका भावी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आए, इसलिए इनमें एक गीति ओड़ा युवा ग्रह की व्यवस्था की गई है, जिसमें युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है ना। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में भी ये फंक्शनल है? तो नहीं, वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल कैसी है? नगण्य है। आइए अब इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि मुंडा जो है वो प्रकृति के पुजारी है। जितने भी हमारे यहाँ जनजाति है वो कहीं ना कहीं वो प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति से ही उनका सीधा रिश्ता रहा है। तो ये प्रकृति के पुजारी हैं, फिर भी इनके कुछ प्रमुख देवी और देवता है जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो प्रमुख देवता की यदि हम बात करें तो इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा के बारे में माना जाता है कि ये सभी देवताओं में सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पर है और इनका कोई पार्टिकुलर आकार नहीं है, यानी कि ये कैसे है? सिंह बोंगा सर्वव्यापी है और निराकार है, ठीक है। तो भैया सिंह बोंगा को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सिंह बोंगा को खुश करने के लिए भाई लोग क्या करते हैं? सफेद रंग के फूल चढ़ाते हैं, सफेद रंग के ही भोग पदार्थ, मतलब जो भी भगवान के ऊपर ये अपना अर्पित करते हैं खाने पीने की वस्तु, उसका भी कलर कैसा होना चाहिए? तो सफेद होना चाहिए। और सफेद रंग की मुर्गे की बलि दी जाती है, यानी मुर्गा भी देना है तो भैया कौन सा कलर का देना है? सफेद रंग के मुर्गे की ही बलि देना है, ठीक है। तो ये तो उनके प्रमुख देवता का बारे में हम लोगों ने बात किया कि सिंह बोंगा। सिंह बोंगा कैसे देवता है? सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। खुश करने के लिए क्या करना है? सफेद फूल चढ़ा रही है, सफेद कलर का ही कोई भी भोज्य पदार्थ चढ़ाइए और सफेद रंग के मुर्गे की बलि दीजिए। आइए अब उनके ग्राम देवता के बारे में बात करें। तो ग्राम देवता जो है उसे हाथू बोंगा कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम देवता का नाम क्या है? हाथू बोंगा। और इनका काम क्या है भैया? गांव की रक्षा करना। आप तो गांव के देवता हो ना, ग्राम के देवता हो तो गांव की रक्षा करिए, है ना। और सबसे बड़ी देवी की यदि हम बात करें तो देसाउली देवता, सबसे प्रमुख देवता सिंह बोंगा और सबसे बड़ी देवी जो है वो कौन है? देसाउली, ठीक है। सबसे बड़े देवता सिंह बोंगा और सबसे बड़ी देवी देसाउली। इसके अलावा भी और भी देवी देवता है, पढ़ते रहिए। कुल देवता ओता बोंगा, कुल का जो देवता है इनके, उन्हें क्या कहा जाता है? ओता बोंगा। और पहाड़ के देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है, ठीक है। और जल देवता को इकिर बोंगा, मतलब बोंगा 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 सभी में जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कुल देवता ओता बोंगा, पहाड़ देवता बुरु बोंगा और जल देवता जो है वो कौन है? इकिर बोंगा, ठीक है। आइए, जब देवता है तो देवता को खुश करने के लिए भाई उनको कोई एक निमित्त माध्यम होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पंडित जी हैं, तो इनके लिए जो इनमें जो है वो पुजारी जो है, उस पुजारी को क्या कहा जाता है? पाहन, ठीक है। यानी मुंडाओं का जो पुजारी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? पाहन के नाम से। और पाहन का भी कुछ असिस्टेंट होते हैं जिन्हें पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा, ये दोनों नाम से जाना जाता है। पुजार भी सही है और पनभरा भी सही है। यानी कि जितने भी धार्मिक कार्य क्रियाकलाप है मुंडाओं में, उसको संपन्न कराने का काम जो है वो कौन करेंगे? पुजारी। और उस पुजारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाहन। और पाहन की सहायता के लिए कौन होते हैं? तो पुजार या पनभरा होता है, ठीक है। इस पुजारी का भी यानी कि पाहन का गुजर बसर करने के लिए, उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चलता रहे बिना किसी परेशानी का, इसलिए इन्हें
लगान मुक्त भूमि दी जाती है ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चुकाना ना पड़े। तो जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसमें पहला कौन है? डाली कटारी भूमि। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो डाली कटारी भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो जमीन दिया जाता है वो क्या होता है? भूत खेता। इस दूसरे टाइप वाले का जो जमीन का नाम है भूत खेता। भूत खेता जमीन पे जो भी उपज होती है उस उपज का प्रयोग पाहन गांव के जो भूत प्रेत देवी देवता है उसके पूजन करने में उस चीज का वे यूज करते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि उपज का प्रयोग गांव के भूत प्रेत की पूजा पाठ में किया जाता है। किस जमीन के उपज से? भूत खेता। और डाली कटारी भूमि के उपज का यूज जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? गुजर बसर करने में, यानी कि जीवन यापन करने में ये अपना यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ टर्म्स को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि खूंट कटी। खूंट कटी शब्द क्या है? तो मुंडाओं के द्वारा जब झारखंड में मुंडा लोग आए तो उस जिन क्षेत्रों में ये आए वहां पे जंगल काफी थे और ये लोग अपने जीवन यापन को करने के लिए जंगलों को साफ करके इन्होंने खेत बनाया। उन खेतों को क्या कहा गया? खूंट कटी कहा गया, यानी कि जंगलों को साफ करके बनाया गया खेत को खूंट कटी कहा जाता है। और खूंट कटी करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? खूंट कटीदार। ठीक है, अगला टर्म है मुंडा। कि मुंडा कौन है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, यानी कि गांव का जो पंचायत है और उस पंचायत का जो प्रमुख व्यक्ति होता है मुंडाओं में, उसे क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पट्टी, यानी गांव में एक अपना क्या हो गया? पंचायत। ठीक है, और उस पंचायत के प्रमुख को क्या कहा गया? मुंडा। और कई पंचायतों को मिलाकर यहां पे क्या बनाया गया है? पट्टी। और पट्टी का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग मानकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानकी, यानी पट्टी का प्रमुख जो है वो कौन हो गया? मानकी। इसी प्रकार से पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया गया? पट्टी। और पट्टियों को मिलाकर बनाया जाता है पढ़ा। ठीक है, और इस पढ़े का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? पढ़ा राजा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो गया? मुंडा। मुंडा के बाद हो गया मानकी। अब मानकी के बाद पढ़ा राजा। ठीक है, क्या ये पढ़ा राजा का पद वंशानुगत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ा राजा का जो चयन जो है वो चुनाव के माध्यम से होता है, यानी कि ये जो पोस्ट है वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक माना जा सकता है। आइए, पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत जो टर्म आया था अब उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया। हालांकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पढ़ा पंचायत, इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? पढ़ा राजा। इसका चयन जो है वो कैसे होता है? तो चुनाव के माध्यम से होता है। बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा का सहयोग के लिए 5 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। इनमें सबसे दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। ठीक है, यानी कि पढ़ा राजा के मदद करने के लिए 5 लोग होते हैं जिनको दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सभी पद जो है वो वंशानुगत है, यानी ये 5 पद जो है वो वंशानुगत है, जबकि पढ़ा राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। यानी पढ़ा राजा का चयन जो है वो चुनाव के माध्यम से होगा, लेकिन ये 5 का जो पद है ये कैसा होगा? वंशानुगत होगा। पढ़ा पंचायत मुंडाओं का सर्वोच्च विधायिका है, सर्वोच्च कार्यपालिका है और सर्वोच्च न्यायपालिका है। यानी कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान
रखता है कौन? पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत का जो निर्णय है वो सर्व मान्य माना जाएगा। यही इनकी सर्वोच्च विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो आज के क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।